नमस्कार, मैं हूं ललित और बंसल न्यूज के खास पेशकश लक्ष्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके लिए बेहद काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स आपका मार्गदर्शन करेंगे और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में आपके मददगार। हमारे खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का वो जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े, इसके लिए लगातार वो कोशिश में लगे हुए हैं। और लक्ष्य की इस खास पेशकश में हमारे साथ नागदा से विशाल कुमार बहल जी मौजूद हैं, जो लक्ष्य शिक्षण संस्थान के डायरेक्टर हैं। लक्ष्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद बहुत बहुत। विशाल जी, चलिए शुरुआत करते चर्चा की। सबसे पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताइए। कब से आपने इस फील्ड में आने का सोचा, क्या कुछ आप कर रहे हैं, और जो लक्ष्य कोचिंग संस्थान, इसके अलावा भी आप कुछ करते हैं? ऐसा सामान्य तो माना जाता है कि जो व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर पाता है, या तो वो शिक्षक बन जाता है या वो इंजीनियरिंग कर लेता है। एक भ्रांति है। और वास्तविकता में कहा जाए तो कक्षा 5वीं में जब मैं था और मेरी मैडम ने मुझसे पूछा कि बेटा क्या बनना चाहते हो विशाल, तो उसी समय बरबस मुंह से निकल गया कि मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ। क्या बात है। और उसके बाद पिताजी शासकीय शिक्षा में थे, तो सतत जो है वो एक ही ड्रीम था, एक ही स्वप्न था कि जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, बच्चों को जो है सही मार्गदर्शन करना है। इसलिए सन 2002 में, यानी कि आज से लगभग 23 वर्ष पहले, लक्ष्य शिक्षण संस्थान नाम से नागदा नगर है, जो बहुत ज़्यादा बड़ा नगर नहीं है पर ग्रेसिम इंडस्ट्री से जाना जाता है। बहुत बड़ी ग्रेसिम इंडस्ट्री है वहाँ पर। उज्जैन से लगभग 55 किलोमीटर दूर नागदा जंक्शन है। वहाँ पर ऐसा ध्यान में आया कि शिक्षा के लिए कोई बहुत ज़्यादा अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं मिल पाते, इसलिए लक्ष्य शिक्षण संस्थान नाम से एक संस्थान प्रारंभ किया। जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, उसके बाद मास्टरी जो है वो इसके साथ साथ करी। साथ में अभी वर्तमान में वहाँ पर एक लीडिंग स्कूल है, CBSE स्कूल है, यश पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। वहाँ पर भी फिजिक्स के लिए मैं अभी PGT हूँ। और हर वर्ष लगभग 300-350 बच्चे ऐसे हैं जो पूरे समय लगभग 12 महीने संपर्क में रहते हैं, और उनमें जिस भी प्रकार से उनका विकास हो सकता है, उनकी जितनी भी जो है वो क्यूरीज हैं उनको दूर किया जा सकता है, उसके लिए सतत प्रयत्नशील रहता हूँ। ऐसा सौभाग्य है मेरा। जी बिल्कुल, आपने जैसे कहा, आपने 5वीं में ही ये निर्धारित कर लिया था कि आपको शिक्षक बनना है, और शुरू से आपका लक्ष्य क्लियर था, इसलिए आप शिक्षक बने। तो आपने पहले कोचिंग संस्थान खोला, उसके बाद आप PGT टीचर भी हैं। दोनों में आपको क्या बेहतर लगता है? जी देखिए, स्कूली शिक्षा अपनी जगह पर है, स्कूली शिक्षा का अपना महत्व है। अभी विद्यार्थियों में जैसे डमी रहने का एक प्रचलन चल निकला है, तो पालकों को भी मैं ये स्पष्ट कहूँगा कि बच्चे का सर्वांगीण विकास के लिए स्कूल का अपना योगदान रहता है। इसके लिए स्कूल शिक्षा तो प्राथमिकता पे है ही सही, पर साथ ही साथ स्कूल में 40 या 45 मिनट का पीरियड होता है, उसमें बच्चा जो है वो ठीक से खुल के पूछ नहीं पाता, स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। इसलिए एक पर्सनल डाउट्स क्लियरिफिकेशन के लिए एक अलग से कोई इंस्टीट्यूट जो है वो बच्चे को अगर ज्वाइन करवाया जाए तो ये आवश्यकता भी है। और आज के समय में देखा जाए तो ये आवश्यकता भी है और साथ में अनिवार्यता भी है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि आवश्यकता है, अनिवार्यता तो है ही, क्योंकि बच्चे लगातार वो पढ़ना चाहते हैं। अगर उनको कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो निश्चित तौर पर प्राइवेट कोचिंग क्लास का भी वो सहारा लेते हैं। फिलहाल आपके यहाँ कोचिंग क्लास की अगर हम बात करें तो किस मोड में पढ़ाया जाता है? बीच में ऑनलाइन का बड़ा चलन चला था। आज भी अगर हम कहें कि जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहते हैं, तो क्या ऑनलाइन जो है मोड है वो कितना सहायक होता है बच्चों की पढ़ाई में, और क्या आपके यहाँ इस तरह की सुविधा है? देखिए, भारत की अगर शिक्षा पद्धति की बात की जाए तो हम जो है वो रामायण काल में देखते थे ना, रामायण महाभारत काल में के बच्चों को बिठाकर और गुरु जो है शिक्षा देता था जी। तो शिक्षा देने का जो वो एक पद्धति है, उस पद्धति से श्रेष्ठ पद्धति तो कोई हो नहीं सकती, क्योंकि उसमें जो है वो क्लासरूम टीचिंग है, या अगर बच्चे से सीधे सीधे संवाद होता है तो बच्चे की व्यक्तिगत समस्याओं को भी, उसकी पारिवारिक समस्याओं को भी शिक्षक समझता है, उसके निदान के लिए भी वो सुझाव देता है, और एक परिवार का हिस्सा बन जाता है शिक्षक भी, और शिक्षार्थी भी उस शिक्षक के परिवार का हिस्सा बन जाता है। तो इससे बेस्ट तो मुझे लगता है कुछ होता नहीं है।
पर फिर भी कोरोना काल जब आया, उस समय आपदा में अवसर, इसको देखकर जो है वो हमने भी ऑनलाइन क्लासेस चालू की थी और उसका प्रतिसाद भी बहुत अच्छा रहा। बच्चे जहाँ जो है वो घर पर बैठे बैठे उनको कुछ सूझ नहीं पड़ रहा था कि अब आगे किस दिशा में बढ़ना है। किताबें जो है वो बोलती नहीं हैं, पर शिक्षक बोलता है, इसीलिए जो है वो उनको किताबों को सामने रखकर और ऑनलाइन मोड के माध्यम से हमने शिक्षा प्रारंभ की। अभी भी जो है वो कभी कोई बच्चे जो है, ऐसा समय है जैसे एग्जाम के टाइम पे बड़ा शॉर्ट टाइम रहता है, उस समय बच्चे लगभग 2-2.5-3 किलोमीटर दूर से आएंगे तो उनका समय व्यर्थ जाता है। इसलिए लगभग आधे घंटे की ऐसी कोई क्लासेस, ऑनलाइन क्लास कंडक्ट कर ली, तो वो अभी हम ऑनलाइन क्लास का भी सहारा लेते हैं। पर हाँ, प्राथमिकता मैं फिर कहूँगा कि प्राथमिकता पे जो है वो जो फिजिकल कांटेक्ट होता है, क्लासरूम स्टडी है, उसका महत्व ज़्यादा रहता है, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा रहता है। कोचिंग में सर आप क्या कौन कौन से स्ट्रीम्स हैं और ख़ास तौर पर आप जो पढ़ा रहे हैं, स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं और कोचिंग में क्या अलग दूसरे सब्जेक्ट के टीचर्स भी आप रखते हैं, यानी कि तमाम सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है कोचिंग क्लास में? हाँ जी जी जी, जब खोला था ना कोचिंग क्लासेस, तो उद्देश्य यही था कि बच्चे जो दर दर भटकते हैं, एक विषय के लिए वहाँ जाएंगे, एक विषय के लिए दूसरे विषय के लिए वहाँ जाएंगे, इसकी बजाय एक ही छत के नीचे बैठकर, जिससे उनका समय भी जो है व्यर्थ ना हो और पेरेंट्स का भी एक विश्वास रहता है कि बच्चा जो है वो घर से निकला है, 3 घंटे बाद घर आएगा, उसके बाद उसको कहीं और नहीं जाना है, फिर सेल्फ स्टडी करेगा घर बैठकर। इसीलिए सभी विषयों को एक ही छत के नीचे, ऐसा जो है वो पूरा प्लानिंग किया था। मेरे विषय में डबल एमएससी हूँ, फिजिक्स से भी एमएससी हूँ और मैथ्स से भी एमएससी। तो फिजिक्स और मैथ्स दोनों पे होल्ड होने के कारण ये 2 विषय तो मैं ही देखता हूँ, पर इसके अलावा केमिस्ट्री और बायो के लिए फैकल्टीज रखना होती हैं, यही वेल क्वालिफाइड फैकल्टीज हैं और उनकी एक न्यूनतम क्वालिफिकेशन एमएससी होना ही चाहिए, ऐसा सोचकर जो है वो शिक्षकों को रखा जाता है। केमिस्ट्री और बायो दोनों के टीचर्स हायर करते हैं, ऐसे कुल मिला के भी 5-6 लोगों का स्टाफ है जी। जैसे कि आपने कहा फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्कूल में जरूर ये सब्जेक्ट दोनों विषय देखने होते हैं जी। जैसे कि आपने कहा ये दोनों सब्जेक्ट हैं, ये अगर कोई इस सब्जेक्ट में जाता है तो निश्चित तौर पर उसको इंजीनियरिंग करना होता है, IIT JEE की तैयारी भी करनी होती है। तो ऐसे में क्या आपके कोचिंग संस्थान में इस तरह की सुविधाएं हैं या आप 11th-12th में पढ़ाते हैं ऐसे हैं कि शायद उनको कोचिंग करने की ज़रूरत ना पड़े IIT के लिए? देखिए, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसा कि आपने बताया JEE, तो JEE की एग्ज़ाम के लिए भी मैं कहूँगा कि पेरेंट्स के मन में थोड़ा सा ये रहता है कि अगर बच्चे को मैथ साइंस दिलाया है तो आगे क्या करना। तो इसलिए पेरेंट्स कई बार आके मिलते भी हमसे कि 10वीं हो गई है बच्चे की, अब 10th के बाद में सर क्या करवाना है। तो हम पहले उसको देखते हैं कि उसका करने की स्थिति में है भी कि नहीं है, उसमें वो क्वालिटी है कि नहीं, वो कर पाएगा, निभा पाएगा कि नहीं निभा पाएगा। अगर उस बच्चे में ऐसा लग रहा है कि वो कर पाएगा तो इसलिए फिर सजेस्ट किया जाता है कि मैथ साइंस दिलवाया जाए। अब जब मैथ साइंस बच्चा लेता है तो मल्टी डायमेंशन हो जाता है। मैथ्स लेने के बाद में वो बैंकिंग सेक्टर में भी जा सकता है, रेलवे में भी जा सकता है, प्रशासनिक सेवाओं की भी तैयारी कर सकता है। पर एक विकल्प ऐसा होता है जिसको हम BE कहते हैं या बैचलर इन इंजीनियरिंग कहेंगे, बैचलर इन टेक्नोलॉजी कहेंगे। ये विकल्प इतना अच्छा है कि इसमें बच्चा ग्रेजुएट भी हो जाता है और साथ ही साथ तकनीकी शिक्षा प्राप्त होने के कारण कई सारी प्राइवेट इंडस्ट्री में अपना स्थान बना सकता है, खुद के रोजगार खोल सकता है, ऐसी भी उसमें क्षमताएं विकसित हो जाती हैं। तो उसके लिए JEE की एग्जाम देता है बच्चा। अब JEE की एग्जाम की तैयारियां क्या है, तो लगभग जो है वो सिलेबस इसका उठाकर देखेंगे हम, तो सिलेबस लगभग वही रहता है जो 11वीं 12वीं में 11th-12th में बच्चा जो पूरा पढ़ता है। इसलिए खास तौर पे NCERT जब सिलेबस अभी कुछ समय से स्टेट बोर्ड, MP बोर्ड में भी CBSE की NCERT बुक को प्रेफरेंस दिया जाने लगा है, तो इसलिए NCERT बुक से ही हम पढ़ाई करवाते हैं। तो इसलिए जब NCERT के प्रॉब्लम सॉल्व करता है बच्चा, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, तो ऑटोमेटिकली उसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, बेसिक फंडे क्लियर हो जाते हैं। और जब वो क्लियर हो जाते हैं तो फिर वो आगे जाके जब बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ेगा, SC वर्मा है या OP टंडन की बुक है केमिस्ट्री के लिए, RD शर्मा है मैथ्स के लिए, इन बुक्स को जब वो पढ़ता है तो बेसिक कॉन्सेप्ट उसके क्लियर होते हैं। 11th-12th में जब हम पढ़ाते हैं तो वो इजीली वो कर पाता है। ऐसे कुछ उदाहरण भी हैं हमारे यहाँ से, जो 11th-12th में बच्चे ने सीधे सीधे पढ़ाई करी, कोई क्रेश कोर्स नहीं, कोई अलग से कोई तैयारी नहीं, और उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो है JEE क्लियर कर लिया। तो ये डिपेंड करता है बच्चे पर भी कि जितना पढ़ाया जा रहा है उसको पूरी तरीके से इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, जैसे कि आपने कहा कि फंडामेंटल्स आप क्लियर कर देते हैं, वो डाउट सारे क्लियर हो जाते हैं, तो इस तरह के एग्जाम भी वो क्लियर कर सकता है बच्चा। लेकिन आजकल हमने देखा है कि पेरेंट्स के मन में एक भ्रम की स्थिति है
और ज़्यादातर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि कोटा में जाएंगे, वहाँ पढ़ाएंगे तो शायद बच्चा आईआईटी क्लियर कर लेगा। क्या वाकई ये भ्रम है या फिर वाकई जो वहाँ कुछ एजुकेशन में फ़र्क होता है? देखिए, एक बात तो है कि एक कहावत चलती है, घर की मुर्गी दाल बराबर। जी जी। और दूसरी बात ये भी है कि कुएं का मेंढक भी कहते हैं हम। तो कोटा, जयपुर और इंदौर जैसी सिटियों में जब बच्चा आता है तो उसे बहुत बड़ा एक समुद्र दिखाई देता है। नागदा जैसी छोटी जगह से बच्चा जब यहाँ आता है तो उसको कंपटीशन दिखता है कि मैं अकेला ही जो है वो इस स्कूल में 40 बच्चों के बीच में अव्वल था, तो मैं अभी भी जो है वो प्रथम स्तर पे हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ। जब वो यहाँ आता है तो उसको उसके लेवल से या उसके लेवल के ऊपर के बच्चे भी दिखाई देते हैं, तो इसलिए उसके अंदर जज्बा पैदा होता है कि मुझे और ज़्यादा मेहनत करना है। तो ये बाहर भेजना ये कोई बुराई नहीं है, बच्चों को आगे भेजना ही चाहिए। पर थोड़ा सा अभी जैसे कोटा है, वहाँ से कई सारे समाचार आते हैं कि फलाने बच्चे ने जो है इतने बच्चों ने सुसाइड कर लिया। तो इसके लिए पेरेंट्स को बच्चों से कनेक्ट होना, उनका मोरल बढ़ाते रहना, उनके जीवन का लक्ष्य और भी हो सकता है। कहते हैं ना, जीवन का उद्देश्य नहीं है शांत भंवर में टिके रहना, लेकिन पहुंचना उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं। अर्थात बच्चा केवल यही नहीं सोचे कि मुझे जो है JEE अगर सिलेक्ट नहीं हुआ तो मेरा जीवन जो है कोई उद्देश्य विहीन हो जाएगा। कई सारे और भी काम है। ऐसी बातों को, ऐसे मोरल बढ़ाते हुए पेरेंट्स को कंटिन्यू बच्चों के संपर्क में रहना चाहिए। और बच्चे आगे बढ़ते भी हैं, बाहर जाते हैं, तो ऐसे सभी बच्चों को मेरी शुभकामनाएं भी हैं जो बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, पर अपने माता पिता के विश्वास पे पूरा खरा उतरें, इतनी भी अपेक्षा मैं उन बच्चों से करता हूँ। विशाल जी, आज के समय में कंपटीशन इतनी ज़्यादा है कि एक प्रकार से एक प्रेशर होता है, मनोवैज्ञानिक प्रेशर कह लें, पेरेंट्स का प्रेशर कह लें, आसपास के सोसाइटी का प्रेशर कह लें, कि बच्चों को शायद कहें कि स्ट्रेस भी आ जाता है पढ़ने के समय। ये वो सोचते हैं कि कैसे क्लियर करेंगे। ऐसे में जब पेरेंट्स वो दबाव डालते हैं, उनके लिए आप कोई पेरेंट्स से बात करते हैं? क्योंकि बच्चा जैसा है उसमें वो ज़्यादा बेहतर कर सकेगा। अगर प्रेशर होगा तो शायद वो जितना कर रहा है उससे भी कम उसका परफॉर्मेंस रहेगा। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। कितना भी प्रेशर डाल लें, 1 लीटर के कंटेनर में हम 2 लीटर मटेरियल को फिल नहीं कर सकते। इसलिए प्रेशर डालना तो बिल्कुल ठीक नहीं है। उसमें बच्चे का मेंटल जो डेवलपमेंट है वो भी रुक जाता है, फिजिकल डेवलपमेंट भी रुक जाता है। वो आपसे खुलकर बात करना बंद कर देता है। वो अपने सुख दुख, अपनी बीमारी, अपनी मानसिक जितनी भी व्याधियाँ चल रही हैं उसके मन में क्या चल रहा है, ये सब जो है कहना बंद कर देता है। और ऐसी स्थिति में वो गलत मार्ग पे निकल जाएगा, व्यसन में पड़ जाएगा किसी का, ये सब भी देखने में आता ही है हमें। तो इसलिए पेरेंट्स को मैं बिल्कुल इतना निवेदन करूंगा कि जो आपका बच्चा है वो बहुत बड़ी निधि है, आपके परिवार की भी अमूल्य निधि है, इस राष्ट्र की भी अमूल्य निधि है। इसलिए उस संपत्ति को, उस निधि को बिल्कुल प्रेशराइज मत कीजिए। वो आने वाले समय में आपके भी काम आने वाला है, इस देश के भी काम आने वाला है। इसलिए बच्चे की क्षमताओं का आकलन करें और उसकी क्षमताओं का आकलन करके उतना ही प्रेशर उसके ऊपर डालें। अन्यथा जो है वो समझें उसको कि ये बच्चा अगर कॉमर्स लाइन का है तो उसको कॉमर्स की फील्ड में भी डाल सकते हैं। ठीक नहीं तो ऐसे में इसमें एक सवाल और खड़ा होता है कि फिर किस तरह से वो टाइम को डिवाइड करें, क्योंकि देखिए समय उतना ही होता है, सोशल मीडिया पे भी जुड़ा रहना है, दूसरी चीज़ों पे भी जुड़ा रहना है, स्कूल की पढ़ाई भी है, कोचिंग क्लास की भी पढ़ाई है, घर में भी पढ़ाई करनी है, माँ बाप के सामने भी पढ़ाई करनी है, होमवर्क का भी बहुत महत्व है। तो ऐसे में टाइम मैनेजमेंट कैसा सिखाते हैं आप बच्चों को? अब ये तो आप और हमारी भी समस्या है कि हमको भी कई बार ऐसा लगता है, मुझे भी लगता है कि काश दिन 24 घंटे की बजाय 2 घंटे और बढ़ जाता, 26 घंटे का हो जाता, तो ये 2 घंटे में मैं मेरे बचे हुए काम भी और निपटा लेता। पर ये इस पृथ्वी पर रहते हुए इस प्लेनेट पे तो संभव नहीं है। अदर प्लेनेट्स पे हो सकता है कि दिन बड़ा भी होता हो, तो ये पहला ऑप्शन तो हमारे सामने खत्म ही हो जाता है कि हम किसी अदर प्लेनेट पे चले जाएंगे। यानी करना हमें इन 24 घंटों का ही मैनेजमेंट है। इसलिए कई बार बच्चों के लिए और हमारे सबके लिए बात है ये कि हमको क्या है, कुछ गोल सेट कर लेना चाहिए पहले। टाइम मैनेजमेंट के लिए आपने पूछा है तो गोल सेट कर लीजिए, क्या प्रायोरिटी पे क्या करना है हमें, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। उस उद्देश्य को लेकर हमारे पास में जो रिसोर्सेस हैं, चाहे वो टाइम रिसोर्स हो, चाहे अलग संसाधन है, जितने भी संसाधन है, पैसा है, इन सब चीज़ों को हमें जो है उस गोल सेट के लिए प्रायोरिटी पर लगाना है। तो इसलिए समय का नियोजन जब हम करें, टाइम मैनेजमेंट करें, तो उस लक्ष्य को, उस गोल को हमेशा ध्यान में रखकर और प्राथमिकता पे उसको समय देना। कई बार जो है वो हमें नो कहने की आदत भी डालना चाहिए। हमारे व्यवहार में आ जाता है, बच्चों के भी व्यवहार में ऐसा रहता है कि वो पढ़ने बैठा है, बाहर से आवाज़ आ गई कि चलो भाई बर्थडे पार्टी में चलना है। तो ऐसे में बच्चों को सिखाना चाहिए कि से नो, यानी कि कभी कभी
हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें जो है वो कुछ बातों के लिए नहीं करना आना भी चाहिए कि नहीं अभी नहीं जाऊंगा, मेरे लिए प्राथमिकता पे ये है। इसलिए ये दो बातें हैं कि हमें जो है वो एक तो प्राथमिकता तय कर ले हम अपने, फिर टाइम मैनेजमेंट के लिए कई सारी चीज़ें और भी हैं कि समय का मूल्य जो हम पैसा, जैसे अगर मान लीजिए मेरी जेब में, मैं इंदौर तक आ गया और मेरी जेब में अगर मान लीजिए 500 रुपये है, तो मुझे सोचना पड़ेगा कि जो है वो इस 500 रुपये को इतना खर्च करूं कि मुझे जाने के लिए टिकट भी मेरी जेब में बचना चाहिए, उतना पैसा भी बचना चाहिए। ऐसा समय जो है वो धन से भी ज़्यादा मूल्यवान है, इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हमारी जेब में कितना समय बचा है और उस समय को 1 साल 6 महीने 8 महीने परीक्षा के लिए बचे हैं, तो हम किस प्रकार से उसका नियोजन करें कि पूरा जो है उसका उपयोग कर सकें और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो सकें। आजकल एक चीज़ और देखिए कि ट्रेंड सा बन गया है कि कोचिंग क्लासेस अपने यहाँ बच्चों को एडमिशन कराने से पहले उनका टेस्ट लेती है, यानी बहुत अच्छे पढ़ने में बच्चे हों तो उनको लिया जाता है, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि जो पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं उनको कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में आपकी कोचिंग क्लास में ख़ास तौर पर हर स्तर के बच्चे होते हैं, उनको किस तरह से ध्यान दिया जाता है? अगर कम स्तर है बच्चे का और वो पढ़ना चाहता है तो उनकी तरफ क्या स्पेशल अटेंशन आपका दिया जाता है? देखिए, अगर बच्चा परिपक्व है, वो सब कुछ कर पा रहा है, तो वो तो ऑनलाइन क्लासेस से भी कर सकता है, वो स्कूल से भी कर सकता है। वो आपके पास आया क्यों है या आएगा क्यों? वो कमजोर है, इसीलिए तो पेरेंट्स आपके पास पहुंचा रहे हैं। इसीलिए ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को अपना लेवल स्टेटस मेंटेन करने के लिए वो क्या करते हैं कि बड़ा सिलेक्टिव वो एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं। उस एंट्रेंस टेस्ट में बच्चा पास होगा तो ही जो है वो उसको अंदर लिया जाता है, अन्यथा वो फिर कहीं और भटकेगा। पर हमारे यहाँ ऐसी पद्धति नहीं है। हमारे यहाँ मैं प्रतिवर्ष जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ, उन बच्चों में मुझे लगता है कि 60 से 70% बच्चे ऐसे होते होंगे जो बहुत कमज़ोर हैं, पिछली कक्षाओं में पास भी नहीं हो पाए हैं। ऐसे बच्चे जो है वो आते हैं और वो साल भर पढ़ते हैं, रेगुलर जो है वो क्लास अटेंड करते हैं, समय समय पर टेस्ट देते हैं और धीरे धीरे उनका ग्राफ बढ़ता चला जाता है। फाइनल एग्ज़ाम तक वो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। बिल्कुल, यानी कि आप थोड़ा अटेंशन उन पर ज़्यादा देते हैं और उनको कितना बेहतर कर सकते हैं वो आप देखते हैं, उनके मेंटल स्तर को देखते हुए। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। और साथ ही साथ जी साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे, देखिए टेक्नोलॉजी जो है लगातार डेवलप होती जा रही है ना? टेक्नोलॉजी के महत्व को आप किस तरह से देखते हैं? भारत देश में कितना इंपॉर्टेंस है इसकी? बहुत बढ़िया प्रश्न किया है आपने। देखिए, कुछ सालों पहले तक अगर हम भारत को देखते तो हमें लगता था कि सब चीज़ें बाहर से आएंगी, यानी कि कुछ अगर आर्टिलरीज हैं तो वो बाहर से आएंगी, वेपन्स हैं वो बाहर से आएंगे, कुछ मशीनरी में कुछ टूल्स लगना है वो बाहर से आएगा, मोबाइल इवन जो है वो भी भारत में नहीं बन सकता, वो भी कहीं चाइना से आएगा, बाहर से आएगा। पर पिछले कुछ सालों में अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने में आया है। कई सारी चीज़ें जो है वो मेक इन इंडिया होती जा रही है। भारत में हर चीज़ बनती है, सुई से लेके रॉकेट तक पूरा जो है सब कुछ क्या बन रहा है, भारत में ही बन रहा है। अब जब भारत में बन रहा है तो यहाँ के जो लोकल बच्चे हैं, यहाँ के बच्चे जो बाहर पहले जाते थे, नासा में, अमेरिका में जाते थे या और अन्य कंट्रीज में जाते थे, वहाँ जाकर अपना हुनर दिखाते थे, उनको यही प्लेटफॉर्म मिल रहा है। पर वो अच्छा कब कर पाएंगे? जब टेक्नोलॉजी से वो क्लोज होंगे, टेक्निकल एजुकेशन गेन करेंगे। इसलिए टेक्निकल एजुकेशन लेना आज के समय में, और भारत जिस गति से जो है वो विकास कर रहा है, विकसित देशों की श्रेणी में आने को आतुर है, उस दिशा में बढ़ते रहने के लिए जो हमारी युवा पीढ़ी है, भारत का भविष्य है, उनको टेक्निकल एजुकेशन के लिए बिल्कुल सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि टेक्निकल एजुकेशन सबके लिए अनिवार्य होना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही। शिक्षा के क्षेत्र में बंसल ग्रुप के योगदान को आप किस प्रकार देखते हैं सर? बंसल ग्रुप, जब मैंने 2002 में कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया तो भोपाल से एक रिप्रेजेंटेटिव मेरे पास आए थे, यानी कि 2002 में मुझे लगता है प्रारंभ हो गया था बंसल ग्रुप भोपाल में। और उसके बाद में अभी इंदौर में भी कॉलेज है। तो बंसल ग्रुप ने तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत माइलस्टोन का काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब 2002 में जब बंसल ग्रुप स्टार्ट हुआ था तब बहुत सारे कॉलेज नहीं थे। आरजीपीवी के अंतर्गत आने वाला ये एक बहुत नामी कॉलेज था और तब से लेके अब तक कई सारे प्लेसमेंट भी हुए हैं। अभी मैं बाहर बैठे ब्राउज़र पढ़ रहा था, उसमें कई सारे प्लेसमेंट्स और ये सब ध्यान में आए कि इस कॉलेज से पढ़ने वाले बच्चे कितने कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं, उन्होंने किस शिखर तक पहुंच चुके हैं। तो बंसल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट का तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में, एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में, MBA MCA इस फील्ड में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और नवाचार करते हुए आगे ही बढ़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए विशाल जी। और आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। मुझे लगता है पेरेंट्स ने भी आपकी बातें सुनी है, स्टूडेंट्स ने भी आपकी बातें सुनी है। निश्चित तौर पर उनको बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। अगर वो इस फील्ड में है तो उनके करियर ग्रोथ में उनको ज़रूर जो है ये सहायक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और यहाँ पर आने के लिए जी। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ।